हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर फ्रॉम क्लास 10। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं फूड। किसके लिए? लोगों के लिए। फॉडर फॉर कैटल, ठीक है। फॉडर मतलब चारा जो हम कैटल को डालते हैं, ठीक है, भेड़ बकरियों को। ओके। एंड फाइबर, फाइबर मतलब कपड़ा हो गया। एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स बाय कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है क्रॉप्स को कल्टीवेट करके। एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक में आपके सभी जानवर वगैरह आ जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको ये पता होना जरूरी है कि 2/3 जो है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है हमारी कंट्री में एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आता है। ओके। देन बारी आ जाती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। सबसे पहले है आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब समझिए। प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, एंशियंट। तो ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे की जाती है। पुराने तरीके के टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स। ओके। इसके अंदर मॉनसून के ऊपर सारा जो काम है वो डिपेंड रहता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड रहता है, मतलब कि अपनी तरफ से कोई केमिकल्स वगैरह नहीं डाले जाते हैं। ओके। फार्मर्स जो हैं इसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए। प्रोडक्टिविटी इसके अंदर ऑब्वियसली लो रहती है, और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ओके। आई होप सो दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या हो जाएगा, ये उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है वेयर देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जहां पर एक छोटे से पीस ऑफ लैंड से हमने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, उसके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। ओके। फार्मर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड। लेबर इंटेंसिव है, बहुत लेबर की जरूरत पड़ेगी। मॉडर्न इनपुट्स इसके अंदर यूज किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप छोटे से लैंड के टुकड़े से सबसे ज्यादा उत्पादन करने की सोच रहे हो। इरिगेशन भी, आप मानसून के ऊपर तो डिपेंड रह नहीं सकते, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर देनी पड़ेगी हायर प्रोडक्शन के लिए। ओके। फार्मर जो है प्रोड्यूस करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, प्लस जो लिटिल एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको मार्केट में सेल भी किया जाएगा और वो पैसे अर्न कर लेंगे। ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो होता है, इट इज डन टू सेल इन द मार्केट एंड अर्न मनी, ठीक है। लार्ज स्केल पे किया जाता है और इसका मेन मोटिव मार्केट में सेल करना ही होता है। ओके। बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा भी खूब लगेगा, लेबर भी खूब लगेगी। मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स तो यूज करोगे ही आप, जैसे कि एच वाई वी सीड्स हो गए। एच वाई वी सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी भी रहेगी, मॉडर्न मशीनरी रहेगी। ओके। तो ये 3 टाइप ऑफ फार्मिंग है जो आपको बिल्कुल याद रख लेनी है। ओके। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये छोटे से पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है। देखिए, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी में बताया गया, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके 4 बेटे हैं। ओके। इसके 4 बेटे हैं। ओके। अब इसके पास एक पीस ऑफ लैंड है जो कि इतना बड़ा है। अब ये उस प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हर एक बच्चे के पास क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, कम हो गई। अब मान लो इनके भी जो आगे फर्दर बच्चे होंगे, तो उनके अंदर भी वो जो ये लैंड होगी फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगी। तो इस करके जो लैंड का पीस है वो छोटा सा रह गया, लेकिन उस छोटे से पीस से ज्यादा क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। जो फार्मिंग होती है, प्लांटेशन को हम कमर्शियल फार्मिंग ही बोलते हैं। देखिए, प्लांटेशन वो पूछ लेगा आपसे, प्लांटेशन होता क्या है। व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है, जब एक ही क्रॉप उगाई जाए बड़े से एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग बोलते हैं। जैसे टी प्लांटेशन की जाती है असम में एंड नॉर्थ बंगाल में। कॉफी प्लांटेशन की जाती है कर्नाटका में, आपने करा है ना कुर्ग चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर था ये। नेक्स्ट आपने टी फ्रॉम असम भी पढ़ा इंग्लिश में, उसके अंदर था। ओके। अब इसमें भी मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स यूज किए जाएंगे। मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स में क्या आ गया, एच वाई वी सीड्स आ गए, मॉडर्न टूल्स आ गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रॉपर रहेगी इसमें। बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव रहेगा, ठीक है। डन विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, ठीक है। माइग्रेंट लेबर समझते हैं ना, जो लोग जाते हैं काम की तलाश में, ठीक है, फिर वो अपना हार्वेस्टिंग के टाइम पे हार्वेस्टिंग करके फिर लौट आते हैं। ओके। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें जितना भी आपका जो प्रोड्यूस होगा
उसको रॉ मटेरियल की तरह भेजा जाएगा बाकी इंडस्ट्रीज, क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ठीक है, प्रोडक्शन बेसिकली मार्केट के लिए होगा, तभी इसको कमर्शियल फार्मिंग ही बोला जा रहा है। ओके, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए, क्यों, किन को कनेक्ट करने के लिए, द प्लांटेशन एरिया जहाँ पर वो फार्मिंग की जा रही है, एंड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मतलब कि जहाँ पर फिर ये रॉ मटेरियल जो भी हार्वेस्ट किया है वो जाएगा एंड एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए, किसका, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। ओके, आई होप सो दिस मच इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब वो आपको बोल देगा इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है इंडिया में, नाम बताओ। ठीक है, तो आप ये नाम लिख सकते हैं, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। ओके, तो ऑल दीज आर प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आपने समझना है क्रॉपिंग सीजन्स क्या होते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है, फर्स्ट इज रबी, खरीफ एंड ज़ेद। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं खरीफ से। देखिए खरीफ क्या है, सर्दियों में ये क्रॉप आपकी आती है, जैसे 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 भुट्टा खाते हैं ना, मेज खाते हैं, ठीक है, ज्वार बाजरा सारे गर्म होती हैं चीजें, राइट, मूंगफली खाते हैं, ग्राउंडनट खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं। ओके, तो ये सब और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मूंग, उड़द, कॉटन, जूट। ओके, तो इन सब के नाम याद कर लेने आपने। ये सब चीजें जो हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, गुड़ हो गया, ये सब सर्दियों में खाने वाली चीजें हैं, राइट। तो ये सर्दियों में आएंगी। तो सब हार्वेस्टिंग सीजन इसका क्या हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर, लेकिन इनको ग्रो कब किया जाता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, मॉनसून जैसे ही मॉनसून शुरू हो जाता है तो इनको ग्रो कर दिया जाता है। ओके, इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर ये चीजें सर्दियों में आ रही हैं तो ये चीजें कब आएंगी, गर्मियों में आएंगी। ठीक है, तो इसका हार्वेस्टिंग सीजन कब रहेगा, समर में रहेगा, फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो फिर इसको सो कब किया जाएगा, ग्रो कब किया जाएगा, विंटर में। ठीक है, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में हमारे पास आ जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर में इसको सो किया जाएगा। ओके, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। और इसमें कौन सी क्रॉप हो जाएगी आपकी, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ओके, अब ये इनके एरियाज हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। जैसे ये आपका हो गया वीट, बार्ले, पीस, ये खरबी क्रॉप आपकी कहाँ उगाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ओके, एंड ये आपकी कहाँ लगाई जाती हैं, असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा। ओके, तो इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 याद रख लीजिए, इतने काफी हैं। अब जेद भी एक हमारे टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है, और ये कब होता है, इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर। ठीक है, गर्मियों में एक शॉर्ट सीजन रहता है जिसको जेद सीजन के नाम से जाना जाता है। एंड उस जेद सीजन में कौन कौन सी चीजों को ग्रो किया जाता है उस सीजन में, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खीरे हो गए, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको इन तीनों के अंदर में बिल्कुल डिफरेंशिएट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। डैश टेक्स नियरली अ ईयर टू ग्रो, शुगर केन को पूरा साल लग जाता है ग्रो होने में। ओके, अब राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा एंड पंजाब की। ठीक है, वो तो लार्ज स्केल पर इसको करते हैं और उनका मेन पर्पस होता है इससे पैसे कमाना। ओके, उसी को बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ओके, लेकिन उड़ीसा में ये सबसिस्टेंस क्रॉप है। ठीक है, सबसिस्टेंस मतलब समझ गए ना, जिसको वो सिर्फ अपने यूज के लिए क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर नहीं करते हैं, छोटे से पैच ऑफ लैंड पर करते हैं। ठीक है, अपने लिए ग्रो किया जाता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए राइस। ओके, अब इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर। ठीक है, पैडी मतलब धान की खेती, जिसको चावल की खेती बोलते हैं। तो 3 तरीके के चावल यहाँ पर उगाए जाते हैं, कौन से आपको पता होने चाहिए नाम, ओस, अमन एंड बोरो। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है मेजर क्रॉप्स। ठीक है, जो हम मेजर क्रॉप्स ग्रो करते हैं इंडिया में, जिसको ग्रेन्स, अनाज बोला जाता है। तो 4 टाइप ऑफ मेजर क्रॉप्स हैं। सबसे पहले राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेस। ओके, पल्सेस में भी आपकी कौन सी होगी, तूर, अरहर, जिस अरहर की दाल बोलते हैं, मूंग हो गई, ओके, मसूर हो गई, पीज हो गए, ग्राम्स हो गए, ये सब दालें जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। ओके, तो टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए बना दिया, बहुत इजीली आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत तो देखिए लगेगी ही। राइस आपका सबसे पहले कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। ओके, खरीफ क्रॉप है। हाई टेम्परेचर, राइस को सब चीजें हाई चाहिए। ओके, आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा, हाई टेम्परेचर चाहिए, +25 डिग्री सेल्सियस का, रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से अबव ही चाहिए। ओके, कहाँ उगाया जाता है, ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन। ठीक है, आगे मैप में मैं आपको दिखा भी दूंगी। ओके,
अब इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। आवर कंट्री इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमारी कंट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की चाइना के बाद। ओके, नेक्स्ट वीट पर आ जाओ। वीट जो है आपकी रबी क्रॉप है, ठीक है, जैसे इस मौसम में वीट जो है ग्रो की जाती है। ओके, कूलिंग कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए इसको ग्रो होने के लिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जब इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तब ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। ओके, रेनफॉल कितनी चाहिए इसको, 50 से 75 सेंटीमीटर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बारी शावर आ गया रेन शावर उसके बाद पूरे साल पूरे टाइम पीरियड में कोई बारिश नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए आपकी जो बारिश है। ओके, कहाँ पर ग्रो की जाती है, गंगा सतलुज प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ओके, कौन कौन सी स्टेट्स कवर करता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, तो आप बोलेंगे मैम फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप सीरियल क्रॉप कौन सी है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है राइस। ओके, सेकंड व्हीट है। ओके, तो आप देखिए इनमें ना लिंक ढूंढने की कोशिश करिए, जैसे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो यहाँ पर भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड इज मेज। मेज अगेन खरीफ क्रॉप है, कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल का आपकी बुक में कोई मेंशन नहीं है, ओके, तो अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कहाँ ग्रो की जाती है, ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियल याद कीजिए, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जिसको खादर भी बोलते हैं हम। ओके, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरियाज हो गए आपके, कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। ओके, यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी क्रॉप है जिसको बोथ फूड एंड फॉडर, फॉडर मतलब जानवरों को चारा खिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, प्लस फूड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लिख देंगे मेज। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं पल्सेस, दालों की ओर। ठीक है, बोथ रबी एंड खरीफ, डिपेंड करता है, किन्हीं जगहों पर रबी सीजन में उगाई जाती है, किन्हीं किन्हीं जगह पर खरीफ सीजन में। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है हम इंडियंस के लिए, ठीक है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है पल्सेस का, ठीक है, सबसे ज्यादा लगाते भी हम है पल्सेस और खाते भी हम ही लोग हैं। ओके, रिक्वायर लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस, ठीक है, बहुत कम मॉइस्चर इसको चाहिए और ड्राई कंडीशंस में भी ये दालें बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। कौन कौन से रीजन्स में लगाई जाती हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ओके, अब इनको इस तरीके से याद कर लीजिए, जैसे कर्नाटका, कर्नाटका यहाँ पर भी है। ओके, मध्य प्रदेश यहाँ भी है, मध्य प्रदेश यहाँ भी है। ओके, तो इस तरीके से आप लिंक करके दो दो स्टेट्स जो हैं वो याद कर लीजिए। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो आपने ये रखना है कि पल्सेस जो है वो लिग्यूमिनस क्रॉप है, ठीक है। अब लिग्यूमिनस क्रॉप आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, एक्सेप्ट अरहर की दाल को छोड़कर। ओके, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका मिलेट्स। ठीक है, देखिए मिलेट्स में आप मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मोटा अनाज बोलते हैं हम इसको। ओके, हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना दैट इज वेरी मच हाई। ओके, तीन कोर्स ग्रेन्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ओके, सर्दियों में खूब खाए जाते हैं, आपको पता है। ओके, तो अब टेबुलर फॉर्म में आपको इसी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना है इसको। ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ओके, फर्स्ट इज राइस, सेकेंड इज व्हीट सीरियल क्रॉप एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इज ज्वार। ओके, इट इज रेन फेड क्रॉप, ठीक है, बारिश चाहिए, मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज, ठीक है, जहाँ हल्की हल्की मॉइस्टपन रहता है ना, सीलनपन रहता है, ठीक है, हवा में नमी सी रहती है, वहां पर ही लगाई जाती है। विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, इरीगेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। कौन कौन सी स्टेट्स हो गई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आते हैं बाजरा पर। बाजरा जो होती है सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल पे बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। स्टेट्स अगेन आ गई हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। ओके, स्टार्टिंग की दो दो याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ गई रागी। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ठीक है, सूखे इलाकों में लगाई जाती है। ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, ठीक है, इन सभी टाइप ऑफ सॉइल में लग जाता है बहुत इजीली। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी, कहीं बार ये क्वेश्चन आ जाएगा, कर्नाटका जो है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी का, फॉलोड बाय सम अदर स्टेट्स ऑल्सो, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। ओके, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो याद रहना ही चाहिए। ओके, क्योंकि मैप पर भी प्लॉटिंग के लिए कई बार आ जाता है, लेकिन देख लेंगे मैप वर्क में आपका क्या क्या सिलेबस में है। ओके, चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ठीक है, अब कुछ ऐसी फूड क्रॉप्स ग्रेन्स को छोड़कर, अनाज को छोड़कर, अब कौन कौन सी हैं वो, फर्स्ट इज शुगर केन।
ठीक है। शुगर केन कहाँ लगाई जाती है? ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। ओके, देखिए इससे हम क्या समझे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। मैं आपको एरिया बता देती हूँ। देखिए मैंने नेक्स्ट यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखी है। ये जो आपका देखिए, हमें पता है हमारे इंडिया के बीचों बीच क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, नीचे का जो पार्ट है इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे काम कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। चाहिए इसको कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स, कोई किसी एक पर्टिकुलर सॉइल का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे इसको लगाया जा सकता है। नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सारा काम इसका मैनुअली होता है, लेबर करती है। ठीक है, मशीन्स के द्वारा इस पर काम नहीं किया जाता। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसरी एंड मोलासिस। ठीक है, तो मेन इसी से गुड़ बनता है, खांड जो होती है खांडसरी वो भी बनती है, मोलासिस का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, वो भी इसी से ही बनता है। कौन कौन सी स्टेट्स हो गई आपकी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या हो गया, ऑयल सीड्स में देखिए ग्राउंडनट हो गया। ठीक है, लिनसीड, मस्टर्ड सीड, ओके, जिसको सरसों का तेल भी बोलते हैं, कैस्टर सीड, ओके, सेसम सीड, ओके, तो ये सब सीड्स है जिनके तेल निकाला जाता है। ओके, तो ग्राउंडनट के बारे में जो आपकी बुक में दे रखा है, खरीफ क्रॉप है। ठीक है, कहाँ कहाँ लगाई जाएगी, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, लिनसीड एंड मस्टर्ड सीड जो है वो रबी क्रॉप है। ओके, कैस्टर सीड बोथ रबी एंड खरीफ दोनों ही हैं। एंड सीसम जो है वो खरीफ है नॉर्थ रीजन में एंड रबी है साउथ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट इन सबको ही यूज किया जाता है, यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। ठीक है, कुकिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है सोप की प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में, एंड ऑइंटमेंट मतलब जो भी आपकी लगाने वाली दवाइयां वगैरह होती हैं उनमें भी इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कुछ डाटा आपकी बुक्स में गिवन है, ये आपको याद रख लेना है। 2018 के अकॉर्डिंगली इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे कनाडा है, सेकंड नंबर पे चाइना, एंड देन आपका क्या आ गया, इंडिया। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में, अभी खत्म नहीं हुई है हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास टी, कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर। देखिए टी जो है और जो कॉफी है ये दोनों क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। मैंने अभी आपको पीछे समझाया था प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, जब एक बड़े से एरिया पर एक सिंगल क्रॉप लगाई जाती है और उसका मेन पर्पस होता है उसको बेचना, उससे प्रॉफिट अर्न करना, तो उसको प्लांटेशन क्रॉप जो है उसको हम कमर्शियल क्रॉप भी बोलते हैं। ओके, दोनों ही बेवरेज क्रॉप हैं, बेवरेज क्रॉप मतलब पीने पीते हैं हम इनको। ओके, अब इनका आपको याद रख लेना है, ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, तो मैंने अभी आपको पीछे मैप में बताया था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज आपके कौन से हैं। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री मतलब जैसे देखते हैं ना कई बार पत्तों के ऊपर फ्रॉस्ट आ जाती है, सर्दियों में ओस आकर गिर जाती है, राइट, तो वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पत्तियां फिर खराब हो जाएंगी। ओके, डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक मैटर। फ्रीक्वेंट शावर्स ऑल ओवर द ईयर, ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंट शावर्स को बीच बीच में बारिश की बूंदे मिलती रहनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव है। ओके, कहाँ कहाँ लगाई जाती है टी, असम में, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, ठीक है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ओके, एंड 2018 के डाटा के अकॉर्डिंगली इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट अपनी बेवरेज क्रॉप की ओर चलते हैं, दैट इज कॉफी। कॉफी के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा है कि इंडियन कॉफी जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसकी गुड क्वालिटी के लिए। एंड जो अरेबिका वैरायटी जो है हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है ये येमेन से लाई गई थी, कौन लेकर आया था, बाबा बुड्डन। ओके, एंड कहाँ लगाई जाती है, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आ जाते हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। अब ये अलग अलग जगह के आपको पता है ना, फल अलग अलग स्टेट्स के जो हैं जाने जाते हैं, जैसे मैंगो महाराष्ट्र के फेमस है, ऑरेंजेस नागपुर के, बनानास केरला में लगाए जाते हैं, ठीक है, पाइन एप्पल मेघालय, एप्पल पियर्स एप्रिकॉट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। ओके, तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन फूड क्रॉप्स। कुछ नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी बात करेंगे, मतलब कि जिसको हम खाने के यूज में नहीं ले सकते।
ओके, तो फर्स्ट कौन सी है आपकी, रबर। ओके, देन फाइबर क्रॉप्स, सारी फाइबर क्रॉप्स मतलब जिनसे कपड़ा बनता है, ठीक है, जैसे कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। जिसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कॉटन, जूट, जो हेम्प है, ये तीन जो है इनका प्लांट लगाया जाता है। वेयर एज जो नेचुरल सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलती है, ठीक है, क्लियर, इसके लिए कोई पौधा नहीं लगाना पड़ता है आपको। ओके, तो अब हम इनके बारे में डेप्थ में जानेंगे। फर्स्ट इज रबर क्रॉप, ठीक है, रबर जो है वो आपकी इक्वेटोरियल क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप। देखिए इक्वेटोरियल क्रॉप से आप क्या समझे, तो उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। देखिए ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, राइट। अब यहाँ पर देखिए इक्वेटर आपका कहाँ से होकर निकल रहा है, ये देखेंगे, ये हमारा इंडिया है। एक मिनट रुकिए, देखिए दिस इज आर इंडिया, राइट। तो इक्वेटर हमारा इंडिया के नीचे से होकर जा रहा है, साउथ से, राइट। तो अब यहाँ पर इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इन्हीं रीजन्स में पाई जाएगी जो इक्वेटर के पास है। ओके, तो बड़ी नखरीली सी क्रॉप है। क्यों, क्योंकि एक तो मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर +25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर की चाहिए इसको। ओके, कई बार ये आ जाएगा कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको 200 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल चाहिए होती है, तो आप समझ जाइएगा रबर क्रॉप है। ओके, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसी के आपके रबर के टायर्स, जितनी भी रबर से रिलेटेड चीजें हैं वो बनाई जाएंगी। कहाँ कहाँ लगाई जाती है देख लीजिए, सारे इक्वेटोरियल रीजन आ गए आपके, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाओ आपका कॉटन। कॉटन जो है वो आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप है। ओके, खरीफ क्रॉप है, एंड इसको 6 से 8 महीने चाहिए मैच्योर होने के लिए, हाई टेम्परेचर चाहिए विद लाइट रेनफॉल। ओके, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज कहीं लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, कॉटन की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट ब्राइट सनशाइन चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए। ग्रोज इन ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में लगाई जाती है। कौन कौन सी स्टेट्स आपकी हो गई कवर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये सारी स्टेट्स हैं, दो तो याद कर ही लीजिए। ओके, जो आपकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेट लिखी होती है वो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, जूट। देखिए जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। हाई टेम्परेचर चाहिए, ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स, ठीक है, फ्लड प्लेन्स में आपको पता है जितने भी फ्लड प्लेन्स होते हैं वहाँ आपकी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल ही होती है, ठीक है, क्योंकि बाढ़ जब आती है अपने साथ पीछे से उपजाऊ मिट्टी ले आती है। ओके, तो वहाँ की मिट्टी में बहुत अच्छे से क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। यूज इन मेकिंग, किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गनी बैग्स, जो बोरियां होती हैं आपकी, राइट, मैट्स हो गए, रोप्स हो गए, रस्सियां हो गई, यार्न, ठीक है, कारपेट्स, इनमें को बनाने के लिए यूज की जाती है जूट। नेक्स्ट, कौन कौन सी स्टेट्स में पाई जाएगी, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। अब ये आजकल जूट जो है अपनी मार्केट खोता जा रहा है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इसकी कॉस्ट एक तो बहुत ज्यादा महंगी है, एंड सिंथेटिक फाइबर आ गया इसको रिप्लेस जिसने कर दिया है, दैट इज नायलन। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि जूट को किसने रिप्लेस कर दिया है, आपको ऑप्शन दे देगा, सिंथेटिक फाइबर्स डाल देगा, तो आपको नायलन याद रखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए क्या मतलब आया इसका, कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ आ जाए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस, बदलाव लेके आना। देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी, टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उनको उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, उतना ही ज्यादा खाना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर की तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी ही चाहिए। ओके, एंड टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, तो फार्मर्स भी तो क्या करेंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे तभी तो मार्केट अपने लिए बचा पाएंगे, प्लस मार्केट में सेल भी कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चेंजेस किए गए। ओके, अब उन चेंजेस को हम, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पक्का आ जाता है बहुत बारी, ठीक है, आपने इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ बनाया आप इस तरीके से लिखाइएगा, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस इन चेंजेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फेज है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का फेज, ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया गया, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड कॉपरेशन। देखिए इससे हम क्या समझे, देखिए अभी हमने पहले आपको बताया था कि इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड है, अब एक पिता ने अपने 4 बच्चों में बांट दिया, ठीक है, अब उन बच्चों के भी मान लो जिसके हिस्से में ये आया, अब उसके भी आगे 4 बच्चे हैं, तो अब वो इतने से लैंड के टुकड़े को अपने आगे 4 बच्चों में बांटेगा, तो लैंड का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, एंड इतने छोटे पीस ऑफ लैंड के ऊपर
बर्डन बढ़ता जा रहा है और उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने की कोशिश की जाती है, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी लैंड्स के टुकड़ों को कलेक्ट किया, ठीक है, एंड देन इनका कंसोलिडेशन किया, मतलब कि इन सबको जमा करके एक बड़ा पीस ऑफ लैंड बना दिया, ठीक है, ताकि अब ये जो फार्मर्स है जिनके ये पीसेस ऑफ लैंड को मर्ज किया गया है, ताकि वो इस पूरे पीस ऑफ लैंड पे खेती करें, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और फिर जो प्रॉफिट है वो सभी फार्मर्स जो है आपस में बांट लेंगे। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या किया गया, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। पहले आपको पता है जमींदार सिस्टम चलता था, जमींदारी सिस्टम, लेकिन बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, मतलब कि कई विलेजेस ही उनके अंडर आ जाते थे, ठीक है, मान लो कितने सारे विलेजेस ही उनके अंडर आ जाए, ठीक है, तभी तो जमींदार बोलते हैं जिनके पास खूब जमीन है, ठीक है। तो उस सिस्टम को अबॉलिश किया गया कि नहीं, अब ये जमींदारी सिस्टम नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट, मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या मेन फोकस था, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड में चेंजेस लेकर आना, लैंड के जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस लेके आना। ओके, अब इसके चलते क्या हुआ, राइट ऑफ इनहेरिटेंस लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि जब एक पिता से संपत्ति ट्रांसफर होती है आगे उसके बच्चों को, ओके, एंड देन फिर उस पिता से संपत्ति आगे ट्रांसफर होगी उसके बच्चों को, तो जिसके कारण लैंड होल्डिंग्स का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, उसके टुकड़ों में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ, द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट वर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स मतलब कि लागू तो कर दिए गए लेकिन अभी अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर फेज 2 में क्या हुआ, फेज 2 में आपका कौन सा टाइम पीरियड आ जाता है, 1960s से 70s की बात हो जाती है, एंड फेज 3 में 1980s से 1990s की बात हो जाती है। ओके, तो 19 सेकेंड फेज में क्या किया गया, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस वर इनिशिएटेड, ठीक है, बहुत सारी एग्रीकल्चरल मतलब कि क्रांति लाई गई कृषि के क्षेत्र में। अब वो क्या क्रांति लाई गई, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा यील्ड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, डेयरी प्रोडक्शन मतलब समझते हैं ना, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज, लेकिन इससे भी अभी जो डेवलपमेंट थी ना वो कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज में पॉसिबल हो पाई, तो इसका मतलब अभी गवर्नमेंट को कुछ और स्टेप्स भी लेने पड़े। अब कुछ और स्टेप्स लिए उन्होंने फेज 3 में, जिसके चलते उन्होंने फार्मर्स को क्या दिया, क्रॉप इंश्योरेंस दिया अगेंस्ट फ्लड, ड्रॉट एंड फायर। ओके, कि अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया या फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, तो आपकी क्रॉप जो रहेगी वो इंश्योर्ड रहेगी। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ठीक है, ग्रामीण बैंक्स का चलाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई गई, ठीक है, जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सके लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड चलाए गए, ओके, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई, ठीक है, फार्मर्स के लिए। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स निकाले गए फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स जो हैं प्रिडिक्ट कर पाएँ कि कब बारिश आ रही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या रहें, तैयार रहें अपनी फसलों के लिए। ओके, अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने अनाउंस किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझते हैं ना, कि गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही एक प्राइस जो है दे देती है फार्मर्स को कि हम आपकी इतनी एकड़ ऑफ लैंड पे जो भी आपका प्रोडक्शन होगा हम उसको इतने रुपए प्रति किलो से खरीद लेंगे, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो फार्मर भी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने में क्या रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको पता है कि जितना हम ज्यादा ग्रो करेंगे, सरकार ने इतना तो हमें बोल ही दिया है कि हमें इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, और जो बीच में दलाल होते हैं जो अपनी कमीशन खा लेते थे, अब वो कमीशन भी क्या होगी, उनको देनी नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा और आपने ये पूरा जो है वो लिख देना है। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मैप वर्क की अभी आपको आगे कराऊंगी। नेक्स्ट आपकी बुक में टॉपिक है भूदान ग्रामदान मूवमेंट, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला गया, ठीक है। भूदान मतलब भूमि का दान करना, ग्रामदान मतलब गांव के गांव दान कर देना। अब ये हुआ कैसे, विनोबा भावे जो थे ना वो स्पिरिचुअल हेयर थे, मतलब कि आगे के उनको माना गया गांधी जी के स्पिरिचुअल हेयर, मतलब कि क्योंकि गांधी जी के जितने भी आइडियाज थे ना वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने क्या करी, पद यात्रा करी गांधी जी को मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोगों में। तो अब वो पहुंच जाते हैं पोचमपुली, जो कि क्या है, पोचमपली, ठीक है, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब वो एक बारी अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे कि कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स जो हैं उनके पास आए और उन्होंने उनसे डिमांड करी कि उनको कुछ लैंड का टुकड़ा दिया जाए उनके इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, कि मतलब कि हमारे पास है तो सही, हमारा हुनर है हमारे पास, हम जानते हैं कि हमें खेती बाड़ी कैसे करनी है, लेकिन हमारे पास लैंड का टुकड़ा ही नहीं है। ओके,
तो अब उस वक्त श्री रामचंद्र रेड्डी उठे और उन्होंने अपनी 80 एकर्स ऑफ जमीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी 80 लैंडलेस विलेजर्स में। ओके, इसी को बोला गया भूदान के नाम से जाना गया। ओके, एंड फिर कुछ जमींदारों ने अपने पूरे के पूरे विलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसमें, लैंडलेस विलेजर्स में अगेंस्ट। तो उसको ग्राम दान बोला गया। ग्राम दान मतलब पूरे गांव का गांव ही क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब ऐसा इन्होंने क्यों करा, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे क्या चल रहे थे, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स चल रहे थे, राइट, जिसके अंदर जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात की गई थी। अगर वो नहीं भी देते, अपने आप जमींदार अपनी जमीनें नहीं भी देते, तो गवर्नमेंट तो उनसे ले ही लेती। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है, अब हमारे कृषि का हमारे नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोजगार लोगों को देना, और क्या आउटपुट निकला, ठीक है, उसमें क्या योगदान है एग्रीकल्चर का। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 1951। ठीक है, 1951 से ही जो हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ज्यादा लेस जाती जा रही है। ठीक है, लेस जाती जा रही है, इसका मतलब एग्रीकल्चर जो है जितना उसको आउटपुट देना चाहिए उतना आउटपुट वो दे नहीं पा रहा है। ओके, वेयर एज जो लोग हैं जिसके अंदर काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। इन 2010 टू 2011 में 52% ऑफ टोटल वर्क फोर्स जो है ना, वो इसी के अंदर एम्प्लॉयड है, कृषि क्षेत्र में। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तो आपके कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, काम काज कर रहे हैं, लेकिन उतना आउटपुट नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब उनकी मेहनत क्या जा रही है, बेकार जा रही है, राइट। तो इतना उत्पादन हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, जो कि क्या है, एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि आगे चल के हमारी सरकार को जैसे फूड की स्टोरेज भी करनी पड़ती है कभी बुरे वक्त के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, आगे कभी भी इंडिया के हालात फिर गड़बड़ा सकते हैं, राइट। तो अब एनी डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर लेड टू डिक्लाइन इन अदर स्फेयर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न क्यों था, क्योंकि अगर हमारा एग्रीकल्चर के अंदर कुछ भी हम नीचे जाते हैं, तो हमारी बाकी की जो भी इकोनॉमी है ना, पूरे इंडियन इकोनॉमी, वो क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टू वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब जैसे कॉटन मिल लगी है, ठीक है, यहाँ पर कॉटन की शर्ट्स का उत्पादन होता है, तो एग्रीकल्चर में ही तो कॉटन उगाया जाएगा, वहीं से तो रॉ मटेरियल जाएगा कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर आगे कॉटन के कपड़े बनेंगे, अलग अलग उसको यूज में लेकर आया जाएगा। ऐसी जूट, ऐसी सभी क्रॉप्स के साथ है, राइट। तो इसीलिए अगर कृषि क्षेत्र में हम डाउन जाएंगे तो हमारी पूरी इकोनॉमी क्या चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो इसका इनिशिएटिव लिए फिर गवर्नमेंट ने, इनिशिएटिव्स मतलब कुछ स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने टू इंश्योर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, अगर वो ये स्टेप्स पूछ ले तो आपको ये ही लिखने हैं, मतलब कि किसी भी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्यों, अब क्यों, क्योंकि हमारा जीडीपी बहुत लेस जा रहा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं। ओके, तो अब सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये चलाई गई। ठीक है, ये बनाई गई। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज चलाई गई, ठीक है, जिसके चलते जो फार्मर्स हैं, जो भी बच्चे हैं, वो पहले पूरा इसके अंदर पढ़ाई कर लें ताकि उनको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो, एंड देन जब उनको पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी तो वो अच्छे से अच्छे क्या कर पाएंगे, आउटपुट निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, वेटरनरी सर्विसेज एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स चलाए गए। ठीक है, वेटरनरी सर्विसेज मतलब समझते हैं ना, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो थी, अब आज की डेट में जो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, राइट, लेकिन अगर आप पुराने समय में देखेंगे जो एग्रीकल्चर है वो किन के ऊपर डिपेंड होता था, बैलों का इस्तेमाल किया जाता था खेतों को जोतने के लिए, राइट। तो इसीलिए वेटरनरी सर्विसेज भी क्या रही, अच्छी उन्होंने करी, और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स मतलब कि कैसे हम एनिमल्स की ब्रीडिंग और अच्छे से कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मतलब कैसे ज्ञान देना, कितने प्रकार के अलग अलग वेजिटेबल्स, फल वगैरह। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट मतलब कि इसके ऊपर काम किया गया कि कैसे फार्मर्स को पहले से ही वेदर फोरकास्ट अगर पता रहेगा, ठीक है, तो वो आने वाली बहुत सारी चीजों को क्या कर लेंगे, उसका सामना कर लेंगे। ठीक है, पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। ओके, एंड इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ओके, एंड उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज क्यों करना था, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम जा रहा था, नीचे जा रहा था, जबकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन उसके अंदर क्या थी, एम्प्लॉयड थी। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट
ये कुछ नाम हैं आपने याद रखने हैं जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। देखिए जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी, ये रहा हमारा चैप्टर, जिसके अंदर मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, एक लैंड के टुकड़े से मूव ऑन कर जाना दूसरे लैंड के टुकड़े पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ट्राइबल ग्रुप्स ही करते हैं ज्यादातर। ठीक है, जिनका रहने का ठिकाना कोई एक नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ क्या करते रहते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं। ओके, तो उनके पास कोई फिक्स लैंड का टुकड़ा तो होता नहीं है, तब वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो फॉरेस्ट में उन्होंने ये पीस ऑफ जो लैंड है उसको क्या करा, काटा, वहां से पेड़ों को काटा और अब इसको क्या कर दिया, जला दिया। जब वो इसको जला देंगे तो ये जो इसकी राख है वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगी और वो सॉइल क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ओके, अब वो इसके ऊपर खेती बाड़ी करेंगे 4-5 साल तक, जब तक इस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म नहीं हो जाती। और जब इस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी इस पीस ऑफ लैंड की, तब वो इसको छोड़ देंगे। ओके, फिर वो एक नया पीस ऑफ लैंड जो है उसके वहां से पेड़ काटेंगे। ओके, देन वो उसको यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता रहता है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब इसी को अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है एंड अलग अलग कंट्रीज में भी इसका अलग अलग नाम है। तो ये मैंने आपके लिए सारे यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपके लिए बहुत जल्दी ले आऊंगी, यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगी। तो अभी आप देख लीजिए, एक लुक देख लीजिए कि वर्ल्ड में ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं इनको इस नाम से जाना जाता है। जैसे मैक्सिका और मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें इन इन नाम से इनको जाना जाता है, जो कि 1 मार्क में आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है और आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर का मैप वर्क। ठीक है, मैप वर्क में आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले तो वो आपको ये दे देगा, यहाँ पर भी मैंने मैप वर्क के बारे में लिखा हुआ था, आपको बता देती हूँ। एक मिनट रुकिए बेटा, ये देखिए, आइडेंटिफाई मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। सबसे पहले तो वो आपको ये भी कई बार क्वेश्चन दे देगा कि मेजर एरियाज बताइए राइस एंड व्हीट के। तो ये आपका एनसीईआरटी में जो मैप जो है बना हुआ है, जिसकी मैंने यहाँ फोटो लगाई है, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए ये आपके जो क्या है, ये आपके मेजर एरियाज हैं व्हीट के। ठीक है, ये सारा देखिए पंजाब, हरियाणा हरियाणा, ठीक है, ये सारे आपके वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। ओके, वेयर एज राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज, राइस को क्या चाहिए, पानी चाहिए। जितनी आपकी नदियां, आपको पता है यहाँ पर ज्यादातर नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में आकर गिर रही हैं। तो ये जो सारा आपका ये जो ये एरिया है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया जाता है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, यहाँ पर राइस की खेती बाड़ी की जाती है। कई बार वो ऐसे मार्क करके दे देगा और वो बोलेगा कि बताओ यहाँ पर क्या लगाया जाता है, राइस या वीट, कुछ ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको राइस मार्क करना है। ओके, वेयर एज अगर उसने ये पार्ट दे दिया आपका, ठीक है, तो तब आपको किसको मार्क करना है, वीट को मार्क करके आना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा मैप में, वो ये होगा जैसे लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स, जैसे शुगर केन, टी का आपको याद रखना है, टी तो आपको इंग्लिश से ही याद है, असम, कॉफी भी कर्नाटका। ओके, रबर जो है आपका केरला में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कॉटन जो है महाराष्ट्र, जूट जो है वो वेस्ट बंगाल एंड शुगर केन जो है वो उत्तर प्रदेश। ओके, तो अब इसमें आपको इंडियन स्टेट्स पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ पर है। जैसे शुगर केन कहाँ है, उत्तर प्रदेश, देखिए ये रहा आपका उत्तर प्रदेश वाला पार्ट। ठीक है, ये रहा, देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, टी, टी आपका कहाँ है, असम में, देखिए असम आपका कहाँ हो गया, देखिए ये वाला जो रीजन है ये आपका असम है। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया आपका कॉफी, कॉफी कहाँ है, कर्नाटका में। ओके, देखिए कर्नाटका कहाँ है आपका, ये देखिए ये रहा, ये आपका कर्नाटका। हाँ, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट बेटा, रबर, ठीक है, रबर कहाँ है, केरला में। ओके, देखिए रबर कहाँ है, देखिए ये रहा केरला। ओके, कॉटन कहाँ है, महाराष्ट्र, तो ये देखिए महाराष्ट्र का एरिया हो गया। एंड लास्ट क्या है आपका जूट, जूट कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में। ओके, तो जूट ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। ओके, क्लियर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो सब्सक्रिप्शन तो बनता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।